16 जून 2023 एक आम सा दिन था। उस दिन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से पोलर प्रिंस नाम के एक आइस ब्रेकर जहाज टाइटैनिक के समुद्री कब्रिस्तान की तरफ टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल और उसके 5 यात्रियों को लेकर रवाना होता है। आगे जो होगा वह न केवल टाइटैनिक की वो बुरी यादों को वापस लाएगा, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक चेतना को हिलाकर रखेगा। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक सबमर्सिबल ने 8 बजे पूर्वी समय पर अपनी डिसेंट की यात्रा प्रारंभ की। एक दिन पहले ब्रिटिश अरबपति और एक्शन ग्रुप के मालिक हेमिश हार्डिंग, जो सबमर्सिबल में शामिल 5 पर्यटकों में से एक थे, ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 40 सालों में न्यूफाउंडलैंड में सबसे खराब सर्दियां होने के कारण यह मिशन 2023 में टाइटैनिक के लिए संभवतः पहली और अंतिम मैन्ड मिशन होगा। एक मौसमी खिड़की अभी हाल ही में खुली है और हम कल डाइव करने का प्रयास करने जा रहे हैं। 1 घंटे और 45 मिनट के बाद सबमर्सिबल के साथ सारा संपर्क टूट जाता है। क्योंकि संपर्क का टूट जाना उस सबमर्सिबल के साथ काफी आम थी, इसलिए जहाज में किसी ने कोई अलार्म रेज नहीं किया। 7 घंटे बाद जब सबमर्सिबल अपने अंतिम 3 बजे की डेडलाइन पर भी सतह पर नहीं आया, तब जाकर पोलर प्रिंस की टीम ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को संपर्क किया और उन्हें इस बारे में सूचित किया। अगले ही दिन अमेरिकी और कनेडियन कोस्ट गार्ड ने एरियल सर्च शुरू कर दिया और ध्वनि पहचान के लिए सोनार बॉय तैनात कर दिए। फ्रांस भी खोज प्रयास में शामिल होता है और एक गहरे समुद्र तैराकी यंत्र से लैस एटलांटे नामक जहाज को तैनात करता है। उसी दिन कनेडियन विमानों को एक विचित्र ध्वनि सुनने को मिलती है। अगले ही दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को ध्वनियों के क्षेत्र में तैनात किया है। सबमर्सिबल अपने 96 घंटों की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के काफी करीब आ गया था और उसी ही दिन 3 बजे जो डर था वह सच में बदल गया जब यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस ब्रीफिंग में यह घोषणा की कि उन्हें टाइटैनिक के मलबे से मात्र 500 मीटर दूर सबमर्सिबल का अवशेष मिला और वह अवशेष एक इंप्लोजन की ओर संकेत करता है। इस वीडियो को बनाने के समय ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कई डीप ओशन एक्सपर्ट्स ने इस घटना पर अपनी राय दी है। इस घटना के पीछे होने वाले कारणों की खोज में आगे बढ़ने से पहले हम सबमर्सिबल के बेसिक डिजाइन पर संक्षेप में देख लें। इस पिक्चर में पीले रंग में दिखाए गए हल को कार्बन फाइबर से बनाया गया था और हरे रंग में दिखाए गए 2 एंड कैप्स को टाइटेनियम से बनाया गया था। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स और एक एक्रिलिक पोर्थोल विंडो था। इस विंडो के पीछे एक पोर्टेबल टॉयलेट था जिसमें प्राइवेसी के लिए स्क्रीन थी। पिछले हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑक्सीजन टैंक्स थे। सबमर्सिबल की लोकेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक इरिडियम एंटेना था, एक लैंडिंग फ्रेम जिसका काम सबमर्सिबल को फ्लैट सरफेस पर बिठाना था, इसके साथ जुड़े वेट्स का काम डाइव करने और फिर सतह पर वापस लौटने के लिए रिलीज करना था। सबमर्सिबल के अंदर में 3 कंट्रोल स्क्रीन्स थे, एक जनरल डिस्प्ले और दूसरे 2 सबमर्सिबल कंट्रोल और सोनार कंट्रोल के लिए। सबमर्सिबल के मूवमेंट को एक कंट्रोल लॉजिटेक वायरलेस गेम पैड से किया जाता था। सबमर्सिबल के इंप्लोजन की खबर आने के बाद कई एक्सपर्ट्स ने उसके डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। 2012 में धरती के समुद्री तल की सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले फिल्म मेकर और फेमस ओशन एक्सप्लोरर जेम्स कैमरून ने एबीसी न्यूज के शो गुड मॉर्निंग अमेरिका में कहा, आप कंपोजिट्स को उन वेसल्स में उपयोग नहीं करते जिनमें आप एक्सटर्नल प्रेशर देख रहे हों। इनका उपयोग इंटरनल प्रेशर वाले वेसल्स जैसे कि स्कूबा टैंक के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर के लिए भयानक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे चिंता हो रही थी उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल की थी। कंपोजिट फाइबर वाले वाउंड फिलामेंट हल का डीप सबमर्जेंस के दुनिया में कोई स्थान नहीं है। वह मुख्य रूप से उस हुप वाइंडिंग मेथड का संदर्भ कर रहे थे जिसमें कार्बन फाइबर को एक वृत्ताकार कोर के चारों ओर लपेटा जाता है।
यह मेथड एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी होती है, जैसे एयरलाइनर फ्यूजलाज या ऐसे इंटरनल प्रेशर वाले वेसल्स में जहां कार्बन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटरनल प्रेशर को सह सकती है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर वाले स्थिति में जैसे समुद्र की गहराई कार्बन फाइबर कंप्रेसिव फोर्स का सामना करती है और कार्बन फाइबर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ से काफी कम होती है। एक अनिसोट्रॉपिक मटेरियल होने के कारण जो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को प्रदर्शित करता है, कार्बन फाइबर साइक्लिक लोडिंग के प्रभाव में सामान्य नुकसान उठा सकता है। इसका मतलब है कि हर बार जब सबमर्सिबल गहराई में जाती है और वापस आती है तो उसमें माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सबमर्सिबल के सिलिंड्रिकल शेप पर भी सवाल उठाया था, जो कि दूसरे सबमर्सिबल के स्फेरिकल शेप से काफी अलग था। सर्कुलर आकार अन्य आकारों की तुलना में एक्सटर्नल प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन डेप्थ पर भी सवाल उठाए गए थे, जो कि सिर्फ 4000 मीटर्स थे। टाइटैनिक के अवशेष 3800 मीटर की गहराई पर हैं। इसका मतलब हर बार जब सबमर्सिबल अवशेष स्थल को विजिट करती है, वह अपनी डिजाइन लिमिट पर आ जाती है। एक सेफ ऑपरेशनल डेप्थ को टेस्ट डेप्थ से काफी कम होनी चाहिए। डेविड लॉकरिज, जो ओशन गेट के मरीन ऑपरेशंस के निदेशक थे और 2018 में कंपनी से निकाल दिए गए थे, उन्होंने अपनी याचिका में कंपनी के खिलाफ कई सुरक्षा उल्लंघन संबंधित आरोप लगाए थे। उनमें सबसे प्रमुख आरोप यह था कि सबमर्सिबल के एक्रिलिक विंडो को केवल 1300 मीटर तक ही मान्यता प्राप्त थी, जो टाइटैनिक की 3800 मीटर की गहराई पर बने दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपने लॉसूट में यह भी बताया कि ओशन गेट ने उसके चिंताओं के प्रतिक्रिया में उसे यह कहा कि ऐसी कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं थी जो इस प्रकार की टेस्टिंग कर सके। ओशन गेट केवल एक अकूस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। लॉकरिज ने इस तरीके के संबंध में चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अकूस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम दुर्घटना होने के चंद मिलीसेकंड पहले ही चेतावनी देती है। द न्यूयॉर्कर के अनुसार लॉकरिज ने 2018 में तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में ओशन गेट के लीडर्स के सामने कई कमियां उजागर की थीं, जिनमें सबमर्सिबल की इंस्पेक्शन के समय डीलेमिनेशन और पोरासिटी का जिक्र किया था, और यह भी चेतावनी दी थी कि बार बार डाइव में जाने पर कार्बन फाइबर टूटने का खतरा है। इसके अलावा गैल्वेनिक कोरोजन, सबमर्सिबल के फ्लोरिंग और ओरिंग के ग्रूव पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के विशेषज्ञ रॉब मैककैलम के साथ अपने ईमेल बातचीत में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने इन सुरक्षा चेतावनियों को बेबुनियाद आरोप कहकर खारिज कर दिया। मैक्सिकन यूट्यूबर एलन एस्ट्राडा के साथ बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया, मैंने इसे बनाने के लिए कुछ नियम तोड़े हैं। मैंने लॉजिक और अच्छे इंजीनियरिंग की उल्लंघन किया है। नियम के अनुसार कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने की। हादसे केवल संयोग या रैंडम घटनाएं नहीं होती हैं। हर हादसे के पीछे एक कारणों की चेन होती है। प्रत्येक कड़ी एक कारक या घटना को प्रतिष्ठित करती है, जो हादसे की घटना के होने में योगदान करती है। ओशन गेट की घटना हमें सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट की उपेक्षा के परिणामों का गंभीर चेतावनी देती है। उन्हें अनदेखा करके हम स्वयं को अनावश्यक खतरों के सामर्थ्य के लिए उजागर करते हैं, जो पूरी तरह से कम करने या रोका जा सकता था। सेफ्टी प्रोटोकॉल और रिस्क मैनेजमेंट केवल हमें हानि से सुरक्षा करने और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए है। उन्हें उपेक्षा करना न केवल हमें जोखिम में डालता है, बल्कि हमारे कार्यों या अकार्यों से प्रभावित हो सकने वाले दूसरों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे थम्स अप देना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हमारे सभी लेटेस्ट अपलोड्स के साथ अपडेटेड रहें।